नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वोट चोरी और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ है। सड़कों पर उतरे हुए हैं विपक्षी दल बिहार में, लेकिन एसआईआर और वोट चोरी पर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, धीरे धीरे वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा एसआईआर पर जो आरोप लगाए गए थे, उनमें सबसे बड़ा आरोप यह भी था कि कैसे नागरिकता जांचने की कोशिश की जा रही है मतदाता सूची के पुनरीक्षण के जरिए। अब वो चीजें सामने आ रही हैं और जब यहां पर पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग के सूत्रों के तरफ से कहा गया है कि जिनका दस्तावेज नहीं जमा किए गए हैं, ऐसे तमाम लोगों को उनकी नागरिकता की पहचान की जाएगी और अगर उनकी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज नहीं होंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। यानी एक लिस्ट अभी और आएगी जिसमें तमाम और लोग बाहर किए जाने हैं। 65 लाख लोगों को पहले ही बाहर कर चुका है चुनाव आयोग, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और 8 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। और इधर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक इस पर खबरें आ रही हैं कि कैसे ये मतदाता सूची बनी हुई है बिना बीएलओ के कहीं गए हुए और मनमाने तरीके से पूरी सूची है। पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी ने एक और उदाहरण दिया था कि एक ही घर में, एक ही घर से एक ही मकान नंबर पर 900 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। ऐसे कई उदाहरण आ चुके हैं और अब चुनाव आयोग ने उस पर भी सफाई दी है कि ये तो एक काल्पनिक है। अब काल्पनिक मकान नंबरों के जरिए मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इससे पहले जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्या कहा था? उसमें उन्होंने कहा था कि ये सिंबॉलिक होता है। 0 नंबर के मकान नंबर के बारे में कहा गया था, जिनका नहीं मिलता है उनका मकान नंबर 0 कर दिया जाता है। लेकिन किसी का भी आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके मकान नंबर की शुरुआत 0 से होती हो। अब चुनाव आयोग ये सारे लॉजिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देता है। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये सारी बातें कहते हैं। 900 से ज्यादा लोग एक ही घर में रजिस्टर्ड हैं, उसको भी वो जायज ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है चुनाव आयोग। तो अब जिस तरीके से जो आशंकाएं जताई जा रही थी, धीरे धीरे वो साबित होती दिखाई पड़ रही हैं और इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि यह मतदाता सूची का रिवीजन नहीं, इसके जरिए कुछ और करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग और बड़े सारे आरोप लगे। और इधर ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, या सीवान में है, वहां क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वहां जो जनता जुड़ रही है, उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं, इन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के दावे, चुनाव आयोग की जो एक उन आशंकाएं चुनाव आयोग के ऊपर जताई जा रही थी, वो सब कैसे सही साबित हो रही हैं, उनकी बात हम लोग करते हैं। अमलेंदु जी, अब ये सीधे तौर पर, हालांकि नागरिकता नहीं जांच सकते, नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है, किस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमको अधिकार है, हालांकि फिर फटकार लगाई गई कि आपको अधिकार नहीं है। लेकिन अब यह साफ साबित हो रहा है कि ये एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची तैयार करने से ज्यादा लोगों की नागरिकता को जांचने का काम था। एनआरसी को लागू करने की कोशिश थी, जो आरोप पहले से लग रहे थे। हाँ, बिल्कुल समझ लीजिए, एनआरसी को लागू करने की कोशिश थी नहीं, बल्कि की कोशिश है जी। क्योंकि अब जो नोटिस भेजे गए हैं, वो नोटिस भेजे गए कि आपको अपनी नागरिकता साबित करना है। पहली चीज तो ये कि चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार ही नहीं है, तो आप कैसे नागरिकता जांच रहे हैं, ये काम गृह मंत्रालय का है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन, जब अवकाश पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जय माल्या बागची की, दोनों जजेस ने साफ तौर पर कहा था कि आपको ये जांचने का अधिकार नहीं है, ये काम गृह मंत्रालय का है। उसके बाद फिर जब दोबारा सुनवाई हुई, तब भी ये बात बार बार आई। तो अभी तो बहस यही चल रही है कि आप पहले तो एसआईआर करा सकते हैं, ये नहीं करा सकते हैं, और नागरिकता जांचने का तो आप छोड़ ही दीजिए, है ही नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ, वो नागरिकता जांच रहा है। तो अब ये 3 लाख जो नाम काटने के लिए जो नोटिस दिए गए, 7 दिन में लोगों को अपना बताना है, जवाब देना है, तो ये एक तरीके से साफ तौर पर कहा जाए समीर जी, ये नागरिकता जांचने का ही काम कर रहा है चुनाव आयोग, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसका उल्लंघन करते हुए, और खासतौर से लाल बाबू हुसैन मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ थी, उसने साफ आदेश दिया था कि एक बार लिस्ट में नाम आ गया तो फिर नाम नहीं काटा जा सकता और चुनाव आयोग फिर नाम नहीं काट सकता। उसकी नागरिकता सिद्ध करने का काम मतदाता का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का है। तो ये उस आदेश का भी उल्लंघन साफ तौर पर करता हुआ, अवमानना करता हुआ नजर आ रहा है चुनाव आयोग।
तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता अब है। ये चीज अमलेंदु जी बड़ी हैरानी की बात है कि यहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चुनाव आयोग मुख्य पार्टी है जिसके खिलाफ ये सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके बीच में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, जिस चीज की मनाही है उस पर भी वो आगे बढ़ रहा है जो मामला पेंडिंग में है, और दूसरी ओर ये वो नोटिस भी जारी कर रहा है। आखिर चुनाव आयोग ये सब कैसे कर रहा है? क्या उसको किसी तरह का खौफ नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है? हाँ, बिल्कुल खौफ नहीं होगा समीर जी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसको देखते हुए लगता है कि शायद वो खौफ से बाहर है। क्योंकि अब जिस तरीके से जजों की नियुक्तियां हो रही हैं और तमाम कंप्रोमाइज़ जो है वो जजेस कर रहे हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है, तो उससे बहुत सारे सवाल तो निश्चित तौर पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सवालों के परे जाकर भी अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है चुनाव आयोग, इसका मतलब कि वो बिल्कुल एकदम निश्चिंत है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये सरकार की तरफ से उसको कोई दम जो है वो मिला हुआ है, इसकी वजह से ये है। और ये आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की चोरी कर रहा है। ये साफ तौर पर राहुल गांधी का आरोप है। तो अब ये देखा जा सकता है कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उनको एक तरीके से सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। समीर जी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इधर जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक आरोप पर एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि वो पुष्टि कर दी है, अपना जो है अपराध नामा जो है वो जारी कर दिया, कबूल कर दिया है। चूंकि तर्क ये दिया है मीडिया में जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि एक ही मकान में 947 वोटर जो थे वो बना दिए गए वहाँ हैं। इस पर चुनाव आयोग की सफाई आई है कि ये नोशनल है, ये चूंकि जहाँ पे मकान नंबर नहीं थे वहाँ हमने ये नोशनल है तो एक सांकेतिक तौर पर मकान नंबर 0 दे दिया है, तो वहाँ 947 हो गए। लेकिन समीर जी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि ये मकान नंबर 0 कहीं नहीं होता है, और गांव में भी मकान नंबर होते हैं, खसरा नंबर होते हैं। जी बिल्कुल, मकान नंबर होते हैं। गांव में भी वोटर लिस्ट जो बनती है खास तौर पर उसमें मकान नंबर के हिसाब से ही बनता है। हाँ। खसरा नंबर होता है, 1-1 इंच जमीन का हिसाब किताब होता है जी। और अदालतों में जो मुकदमे चलते हैं समीर जी, वो 1-1 इंच जमीन के भी चलते हैं कि मेरा खसरा नंबर ये था, यहाँ से यहाँ तक था, ये चौधरी थी, इसने कब्जा कर लिया या इस पे इसने अतिक्रमण कर लिया, तो ये सब चलता। तो 1-1 इंच का हिसाब होता है, तो बिना मकान नंबर के नहीं हिसाब तो नहीं। अब जो जैसा कहा था ज्ञानेश कुमार जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब वो जो जिनके मकान नंबर 0 है ये वो लोग हैं जो खाना बदोश हैं, जिनका अपना मकान नहीं है, जो रहते हैं पुलों के नीचे रहते हैं, इस तरह की जो बात कही थी। तो क्या एक गांव में 947 के 947 लोग खाना बदोश हैं? अब ये भी सवाल उठता है। तो ये राहुल गांधी के आरोप पर एक तरीके से स्वीकारोक्ति जो है वो चुनाव आयोग की समझी जा सकती है। ये बिल्कुल सीधे तौर पर कहा है कि 947 वोटर अगर मिले हैं तो ये काल्पनिक तो उनको मकान नंबर दे दिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि काल्पनिक नंबर कैसे दिया जा सकता है और उस काल्पनिक नंबर पर 947 लोग कैसे रजिस्टर हो जाएंगे। और भी कई और दिलचस्प रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं अमलेंदु जी बिहार में कि वहां पर वोटर लिस्ट बनाई गई है, किसी के माता पिता के नाम की जगह चुनाव आयोग लिख दिया गया है और पिता के नाम की जगह कुछ और लिख दिया गया है। इस तरह की मतदाता सूची ये बनाई गई है, यानी 65 लाख लोगों को तो जो मतदाता वास्तव में थे उनको निकाल बाहर किया मतदाता सूची से, लेकिन ऐसे ऐसे नाम वहां जोड़े गए हैं जिन पर नाम और पिता का नाम माता का नाम लिखते समय ध्यान भी नहीं रखा गया कि आखिर उसमें लिखा क्या जा रहा है। तो ये जो मनमाने तरीके से बनाई गई है मतदाता सूची, ये सारी रिपोर्ट्स और ये सारी खबरें उसको पुष्ट करती दिखाई पड़ रही हैं। अब चुनाव आयोग भी मान ही रहा है कि 947 लोग एक ही मकान में रजिस्टर्ड है, एक ही मकान में वो मतदाता बने हुए हैं। कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं, चुनाव आयोग ने माना ही है सबको। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 0 नंबर मकान का दे दिया गया, कैसे दे दिया गया? और ये उन्होंने कहा करोड़ों, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ज्ञानेश कुमार उसमें कह रहे थे कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मकान का कोई नंबर नहीं होता तो उनको 0 कर दिया जाता है, कर भले दिया जाता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा मकान मिला नहीं है जिसका नंबर 0। अब किसी हमारे दर्शकों में से किसी को अगर मिला हो तो हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में बताएं हमको, क्योंकि हमें आज तक कोई ऐसा मकान, चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की और कस्बों की, कि जिसका मकान नंबर 0 हो। हाँ समझिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि ऐसा कोई मकान नहीं मिला कि जिसका मकान नंबर 0 हो। और दूसरी बात समझिए ये कि आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड में भी मकान नंबर होता है। तो क्या चुनाव आयोग बता सकता है कि भारत में कोई ऐसा आधार कार्ड है जिसका मकान नंबर 0 हो? जी क्या है? कोई है? क्या कोई जाति प्रमाण पत्र ऐसा है जिसमें लिखा हो कि मकान नंबर 0 है? क्या कोई निवास प्रमाण पत्र ऐसा है जिसमें लिखा हो कि मकान नंबर 0 है? अगर है तो चुनाव आयोग वो जारी करे कि ये है साहब, इन पे 0 दिया गया है। जी।
तो जब वहां 0 नहीं तो वोटर लिस्ट में ही मकान नंबर 0 क्यों आ गया है और एक ही मकान पे जो 947 वोटर आ गए हैं? हाँ, सामान्य मकान में तो 10, 20, 30 वोटर है, लेकिन जो 0 नंबर के है उसमें 1,000 उसमें एक हजार तक है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये वोटों की चोरी करने का प्रयास है चुनाव की तरफ से, ये विपक्ष का जो आरोप है। और एक चीज और अमलेंदु जी की गहन परीक्षण हो रहा है, लेकिन उस गहन परीक्षण में ये परीक्षण नहीं हो पाया कि एक ही मकान नंबर पे हजार लोग रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल, एक हजार से रजिस्टर्ड है। गहनता से उसका परीक्षण हो रहा है। हाँ, और ये बताया जाए, ये है ये गहन परीक्षण जी। तो ये गहन परीक्षण किस काम का है? अच्छा, गहन परीक्षण में समीर जी जिंदा लोगों को मार दिया गया, मरे हुए को जिंदा कर दिया गया जी। तो कैसा गहन परीक्षण है? हाँ। डोनाल्ड ट्रंप का वोट बन जाए चुनाव आयोग का वोट बन जाए तो फिर ये कैसा गहन परीक्षण है? इसका मतलब ये पूरा का पूरा गहन परीक्षण ही फर्जीवाड़ा है। हाँ। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। बिल्कुल, इसीलिए इसको चुनौती दी गई है। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पे आगे की जो सुनवाई होगी उसमें क्या होता है उससे हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन बहुत गंभीर आरोपों में अपने ही बुने जाल में फंसता दिखाई पड़ रहा है चुनाव आयोग। और इस यात्रा जो वोटर अधिकार यात्रा है इस समय बिहार में चल रही है, आज वो बिहार के सीवान में है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, लगातार दिखाई पड़ रही हैं हमारे स्क्रीन पर। ये वहां की तस्वीरें हैं और किस तरीके से आम जनता भी इस वोट चोरी को लेकर जागरूक है और वो बता रही है कि कैसे क्या कुछ हो रहा है, एसआईआर बनाते समय क्या कुछ हुआ है, वो सारी चीजें नेताओं तक भी पहुंच रही हैं और मीडिया तक भी पहुंच रही हैं। वो बातें, बहुत सारी रिपोर्ट्स इसीलिए आ रही हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि इसीलिए सरकार खामोश है, क्योंकि उसको पता है कि वो चोरी के वोटों से चुनी गई सरकार। एक बार सुनते हैं क्या कहा है राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर। और वोट चोरी को लेकर लगातार ये सवाल तमाम उठाए जा रहे हैं और घिरी हुई है सरकार, लेकिन जिस तरीके से कल की जो घटना हुई वहां, यानी ये जो वोटर अधिकार यात्रा है ये बिहार के चुनाव पर, आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर कितना असर दिखा रही है ये दिख रहा है। कल जिस तरह से अमलेंदु जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अटैक किया है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर, उसकी जगह जगह निंदा हो रही है, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था कैसी है, कितना बड़ा लोहे का गेट तोड़ दिया जाता है और वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर घुसते हैं, लाठी डंडे से पथराव करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिस कहीं दिखाई नहीं पड़ती और दिखती भी है तो जो वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता तमाम थे प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना था कि पुलिस भी हमलावरों का साथ दे रही थी। हाँ, ये साफ तौर पर कहना है कि पुलिस हमलावरों के साथ थी और लाठी लेकर पुलिस जो थी हमलावरों के साथ थी, वो भी हमला कर रही थी सदाकत आश्रम पर। और कल पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के लोगों ने हमले किए हैं, तो कई हमले की चीजें आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी जो है समिति, इसको लेकर ये साफ तौर पर सामने आ चुकी है। अब जो राहुल गांधी ने कल तो समिति साफ तौर पर एकदम से कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ज्यादा उछल रहे हैं, ये इसलिए उछल रहे, बेकाबू होकर उछल रहे हैं क्योंकि इनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है और हिंदुस्तान अब वोट चोरों को पहचान चुका है। हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या कहा। जी बिल्कुल, सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है वोट चोरी को लेकर। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, ये आपने यहां से
पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तो ये वोट चोरी को लेकर बड़ा आरोप, और वो जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, और चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है वो बता रही है कि क्या कुछ हुआ है और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। नागरिकता जांचने की बात हो रही थी, अब सीधे तौर पर नागरिकता जांचने के लिए नोटिस भेज रहा है चुनाव आयोग। सीधे तौर पर जो आरोप थे, जो उसका काम नहीं है, संविधान ने, के अधिकार ही उसको नहीं दिया है, लेकिन उसको भी कर रहा है, दावे के साथ कर रहा है, नोटिस भेज कर रहा है, और तब कर रहा है जब ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, प्रीजुडिस है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और समीर जी सोमवार को एक और सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर। और मामला ये गया है कि जो एसआईआर की जो दस्तावेज दाखिल करने की समय सीमा है वो 1 हफ्ता बढ़ाई जा चुकी, बहुत कम लोगों के हुए हैं, और बीएलए जो हैं, मतलब जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, वो फॉर्म अपने जमा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इसको 1 हफ्ता बढ़ाया जाए। इस पर सोमवार को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन समीर जी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में यही बहस चल रही है, 2 बहस महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट में, कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है कि नहीं करा सकता है, पहला। दूसरा यह कि क्या नागरिकता जांच सकता है कि नहीं जांच सकता है। 65 लाख आपने नाम किस आधार पर काट दिए, जबकि लाल बाबू हुसैन मामला जो उसमें साफ तौर पर है कि एक भी व्यक्ति का नाम नहीं काटा जा सकता। जिस व्यक्ति ने एक भी बार वोट डाल दिया वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद, उसके बाद यह साबित करना राज्य का वो है, दायित्व है कि वो साबित करे कि मतदाता जो है भारत का नागरिक नहीं है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जनों की खंडपीठ थी जो लाल बाबू हुसैन मामले में साफ तौर पर कहा था कि एक बार अगर वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो गया तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि आपने पूरी तहकीकात के बाद आपने ये नाम शामिल किया था। अब जिन लोगों के नाम कटे हैं वो तो समीर जी 10-10 बार जो है वोट कर चुके जी, और अब 3 लाख आप जो है नोटिस दे रहे हैं, वो 3 लाख नोटिस आप इस बात के दे रहे हैं कि अपनी नागरिकता से देख लो, जो कि नागरिकता से मांगने का अधिकार आपका नहीं है। तो ये नोटिस किस आधार पर भेजा रहे हैं? अच्छा, सीधे चुनाव आयोग नहीं भेज रहा है, बीएलओ के जरिए भेजे जा रहे हैं, ताकि फंसे तो बाद में बीएलओ फंसे, चुनाव तो बदला जान लेगा, हम तो बीएलओ का ही नहीं था। लेकिन ये नोटिस भेजे जा रहे हैं और पूरी प्रक्रिया ये तैयार की जा रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और साफ तौर पर जो मामला एक प्रीजुडिस है उसमें आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं बिना सुप्रीम कोर्ट की आदेश के। ये बिल्कुल बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा है, आप उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस पर अब 8 तारीख को सुनवाई होती है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इन सारी जो कुछ प्रक्रियाएं अपना रहा है चुनाव आयोग, उस पर आपत्ति जताएगी, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, कंटेम्प्ट हो रहा है, ये मुद्दा भी उस बहस के दौरान जरूर उठेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का, अवमानना का कोई डर क्यों नहीं है? और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को उसने 2 बार जवाब भी दिए हैं, हलफनामा दायर किया है, उसको देखते हुए भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो ये नया चुनाव आयोग जो न्यू इलेक्शन कमीशन अपने को कह रहा है, वो शायद सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डर रहा है। अब किसकी ताकत की बदौलत नहीं डर रहा है, यही से जानने समझने की बात है, यह हैरान करने वाली बात है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण दिया जा रहा है कि कैसे वोट चोरी से सरकार बनी है, यह विपक्ष का आरोप है। लेकिन इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं बेहद हास्यास्पद है। कहा जा जी, एक मजेदार बात और है, अभी तक तो मकान नंबर 0 की बात हो रही थी जी, अब मकान नंबर 3 है, उस पर जो है 1000 से ज्यादा वोट है। अभी तो वो भी सिंबॉलिक को काल्पनिक वो भी नुकसान हो गया। तो यानी अभी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, बिल्कुल समीर जी, और हम दिखवाएंगे वो ट्वीट कांग्रेस का क्या कह रहा है, और आप बता भी सकते हैं कि बिहार में वोट चोरी का खेल क्या है। अभी 3 मिनट पहले कांग्रेस ने ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस का ट्वीट, उसको हम आपको बताते हैं, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि बिहार में वोट चोरी का खेल देखिए। मधेपुरा के रही जगतपुर के एक बूथ में 1069 वोटर हैं। ये सभी 1069 वोटर मकान नंबर 3 पर रजिस्टर्ड है।
बिहार में 2243 ऐसे पते हैं जिन पर 100 से ज्यादा वोटर हैं। वहीं 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन पर 500 से ज्यादा वोटर हैं। खास बात है कि बहुत से ऐसे घर हैं जो वजूद में ही नहीं है, लेकिन उन पर हजारों वोटर रजिस्टर हैं। ये वोट चोरी का खेल है जिसे नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर अंजाम दे रहे हैं। देश की जनता इस साजिश को समझ चुकी है और पूरी ताकत से कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़िए। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, उनका जो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है। तो ये वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से अब इन पे क्या तर्क आएगा ये भी देखने वाला होगा अमलेंदु जी। तर्क हर चीज का है चुनाव आयोग के पास, भले ही वो तर्क के बजाय कुतर्क हो। हाँ बिल्कुल, कुतर्क ही जा रहे हैं समीर जी। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्ञानेश कुमार जी ने, वो तो साफ तौर पर कुतर्क ही कुतर्क था, कुछ था ही नहीं। और अशिष्टता और सभ्यता की पराकाष्ठा थी, वो उन्होंने छू ली थी बिल्कुल। मतलब इतने ज़्यादा अशिष्ट और असभ्य व्यक्ति कैसे IAS बन गया, इस पर बड़ा सवाल है कि जो जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तो चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, विपक्ष का जो आरोप है, और उसके बाद सीना चोरी भी कर रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन बहुत कठिन सवालों का सामना करना पड़ा था मुख्य चुनाव आयुक्त को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घबराएंगे ज्ञानेश कुमार, क्योंकि वो 7 दिन तो पूरे निकल गए। राहुल गांधी से कहा जा था कि आप या तो माफी मांगिए या हलफनामा दीजिए। वो 1 हफ्ता का तो 2 हफ्ता निकल चुका है, 2 हफ्ते ज्यादा निकल चुका है। तो अब चुनाव आयोग ने अब ज्ञानेश कुमार जी क्यों नहीं आ रहे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? आए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हिम्मत है तो। लेकिन नहीं आ रहे हैं सामने, चूंकि हिम्मत नहीं है, चूंकि विपक्ष पकड़ चुका है, राहुल गांधी पकड़ चुके हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों की चोरी कर रहा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बहुत सारे सवाल तो आए अमलेंदु जी, लेकिन सवालों का जवाब नहीं रहा। पर सवाल आना ही अपने आप में बड़ी बात है और उससे साबित हो गया कि जो जेन्युइन सवाल हैं उनके जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। और ये जो उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं लगातार एक के बाद एक मकान पर कितने वोटर्स बने हुए हैं, ये साफ साबित कर रहा है कि कैसे मनमाने तरीके से SIR की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। एक बार सुनते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं। आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है इससे NDA में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है NDA के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो तोड़फोड़ हुई है, देखिए भाई, इनके जो पूर्वज हैं गॉड से, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही है, डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और NDA में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा वो लोग। उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। एक अंतिम सवाल है, अमित शाह ने जिस तरीके से घुसपैठिया बचाओ यात्रा कर रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा। अच्छा, इस्तीफा दे दे। 11 साल से गृह मंत्री कौन है? बिल्कुल, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कल आसाम में कहा था कि घुसपैठियों को बचाया जा रहा है, उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर जब घुसपैठिए आए हैं, 11 साल से आप कर क्या रहे हैं? आपकी सरकार है, असम में भी आपकी सरकार है। लेकिन ये सवाल जिस तरीके से इन चीज़ों को लेकर तर्क दिया जाता है, यहाँ सीधे सीधे तमाम तथ्य और आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे वोटों में हेराफेरी की गई है, और वहाँ बताया जा रहा है कि घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है। भाई घुसपैठिए कैसे गए? वही घुसपैठिए 10 साल से आप ही को चुन रहे हैं, ये भी हैरानी की बात है। हाँ बिल्कुल, घुसपैठिए आपको 10 साल से चुन रहे हैं और आप घुसपैठियों के वोट से बने हुए हैं जी। और समीर जी, अच्छा एक मजेदार बात यह है कि जो बिहार में सबसे ज्यादा जिन 3 जिलों के नाम काटे गए हैं, 65 लाख नाम, उनमें से 36 सीटों में से 22 तो NDA जीता था। जी हाँ,
तो वहाँ मतलब ये लक्षित कार्रवाई की जा रही है, लक्ष्य बनाकर कि कहाँ कहाँ से हमको वोट चुराने हैं। हाँ। और क्या गलत, इसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है समीर जी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र इस SIR के खिलाफ बुलाया गया है जी। ये एक बड़ी खबर है। 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक ये जो है विशेष सत्र SIR के खिलाफ बुलाया गया है। और इस सत्र में राज्य सरकार जो है BJP शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों के कथित उत्पीड़न और चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन SIR पर निंदा प्रस्ताव ला सकती है, ये खबर आ रही है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी श्रमिकों को पश्चिम बंगाल लौटने और श्रमश्री योजना का लाभ उठाने के लिए कहा है। इस योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी और तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। ये एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र 4 दिन का 1 सितंबर से बुलाया जा रहा है, सोमवार से। और ये SIR के खिलाफ इसमें प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की विधानसभा पारित कर चुकी है। झारखंड की विधानसभा पहले ही ये प्रस्ताव पारित कर चुकी है। अब ये प्रस्ताव यहाँ पारित करने के लिए ये विशेष सत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुलाया जा रहा है। तो SIR अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अमलेंदु जी, NDA में शामिल है तेलुगु देशम पार्टी, जो कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी है। उनको भी, वो भी किस तरीके से, वो पार्टी भी खौफ में है। तमाम और पार्टियां भी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही हैं, NDA में है। केंद्र सरकार उन्हीं की बदौलत टिकी हुई है। उनका जो जब SIR का मुद्दा शुरुआती दौर में ही गर्म हुआ था, तभी तेलुगु देशम पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला था चुनाव आयोग से। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा किस तरीके से एक बेचैनी पैदा किए हुए है विपक्षी दलों में, वो साफ दिखाई पड़ता है कि कैसे वोट चोरी किए जा रहे हैं और इस फर्जी मतदाता सूची के आधार पर BJP या फिर NDA की सरकार चुनी जा रही है। और जहां से ये वोटर्स का नाम घटाए गए हैं, उसमें भी ज्यादातर JDU के प्रभावित हुए हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या चुनाव आयोग वास्तव में BJP के लिए काम कर रहा है? ये आरोप लगातार लग रहे हैं। और जो इस वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, बार बार ये बात कही जा रही है कि वोट चोरी के जरिए केंद्र सरकार बनी है, महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकार बनी है, वो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। और जैसा कहा राहुल गांधी ने कि अभी केवल महादेवपुरा का एक पूरा का पूरा आंकड़ा आया है, अभी कई जगहों के आंकड़े आने वाले हैं। अब घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी भी, जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बेचैनी है NDA में कि अब क्या होगा, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। तो ये घबराहट जो है वो NDA में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और ये साफ दिखाया जा सकता समीर जी कि जिस तरीके से कल पटना में सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का वहाँ का राज्य का दफ्तर है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने लाठी डंडे लेकर जो हमला किया, उससे भारतीय जनता पार्टी की हताशा साफ तौर पर समझी जा सकती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेचैन नजर आ रही है, हताश नजर आ रही है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आज इस यात्रा का आखिरी दिन, जैसा तेजस्वी यादव ने बताया, और कल पटना में ये लोग मार्च करेंगे। राहुल गांधी और उसमें अखिलेश यादव भी रहेंगे, इंडिया गठबंधन के और भी नेता पहुंच रहे हैं, ये बताया जाता है। और कल एक जबरदस्त रोड शो जो है वो पटना में होगा, चूंकि वहां शायद अनुमति नहीं दी गई है गांधी मैदान की, तो इसको लेकर भी विवाद है। तो अब हर हथकंडे जो है भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये मामला अब उल्टा पड़ता हुआ BJP को नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद तो और परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे और इनको पूरा बताएंगे ये किस तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेचैनी का सबब हो सकता है। जी बिल्कुल। और ये वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जिस तरीके से इस मसले पर इतना बड़ा ये मुद्दा बना है, और सबसे बड़ी बात यह कि आम मतदाता खुद इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है, सोच रहा है। और उसको भी चिंता है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो फिर आपका सारा कुछ छीन लिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वेपन होता है, आपके पास एक अस्त्र होता है जो, और एक बहुत बड़ा एक अधिकार है जो आपको संविधान ने दिया हुआ है। वही अधिकार आपका छीन लिया जाएगा तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा। और आज यात्रा का आखिरी दिन है, जैसा अभी बताया अमलेंदु जी ने। एक बार सुनते हैं, आज ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा सीवान में है। मनोज झा RJD के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। अंतिम दिन है, वोट अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा था, कल की PC में भी कहा था कि यात्रा अब तेजस्वी जी, राहुल जी के वश में रह नहीं गई, जनता के दिल में उतर गई, उनकी परेशानी का सबब बन गई, उनके डर का कारण बन गई।
तो जाहिर तौर पर अब इस यात्रा से जो अनुगूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर तक पहुंच चुकी है। अमित शाह जी ने कहा है कि यह यात्रा ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा। अमित शाह जी को पहले ये सोचना होगा कि अगर देश में एक भी घुसपैठिया है तो जिम्मेवार कौन? मिस्टर होम मिनिस्टर, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू शुड क्विट ग्रेसफुली। थैंक यू। तो बिहार में घुसपैठियों की जो बात हो रही कि घुसपैठियों को बचाने की आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वोटर अधिकार यात्रा पर उनकी ये टिप्पणी है। वही सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर अगर एक भी घुसपैठिया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इससे पहले यह भी कहा गया कि इस यात्रा पर आतंकी हमले भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी भी खबरें आई, लेकिन फिर वो खबरें गलत साबित हुई। पर इस यात्रा को रोकने की भी तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं, हुई अमलेंदु जी कई जगह पर। जैसा राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा था, उसी समय वहां पर बिजली काट दी गई। हमारे साथी जो यात्रा में लगातार बने हुए हैं, इकरार उन्होंने कहा, बताया, कल भी वो बता रहे थे, हम आज भी उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे अगर संभव होगा। तो वो कह रहे हैं कि वहां यात्रा में आम लोगों को पहुंचने से रोकने की कोशिश हो रही है, प्रशासन कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर पूरा का पूरा वहां पर जो आम लोग हैं, आम जनता है, अगर वो उससे जुड़ना ही चाहती है तो आप उसको कितना रोक पाएंगे? हाँ बिल्कुल, आप जनता को कैसे रोक लेंगे भाई? जनता जुड़ना चाहिए, जनता जुड़ेगी और सारे बैरियर तोड़ के जनता जुड़ेगी। तो जाहिर बात है कि जनता जुड़ रही है बैरियर तोड़ के भी, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। इधर राहुल गांधी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं समीर जी। और इस बातचीत में कल राहुल गांधी जो थे, वहाँ पहलवान हैं, क्या राजा कुछ करके हैं, उनसे, हाँ राजा यादव, उनसे जाकर मिले और उनसे मिलने के बाद जो है उन्होंने वहाँ बातचीत की और क्या समस्याएं हैं ये बातचीत की, पहलवानों की क्या समस्याएं। तो यानी समाज के तमाम तबकों के साथ मिलकर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये जी, इस यात्रा का एक बड़ा जो एक कह लीजिए प्रभाव भी है, वो ये भी है कि यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा रही, लेकिन 20 साल में एनडीए की सरकार में क्या कुछ हुआ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में, उसकी भी पोल खुलती दिखाई पड़ रही है। आम लोग खुद बता रहे हैं कि किस तरह से वहां कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर सरकार ने क्या काम किया है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। खैर, देखते हैं ये जो पहलवान के साथ राहुल गांधी की बातचीत है, इसमें क्या बातें हो रही हैं। कि मैं आपको कनेक्ट करूं किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से। धन्यवाद। तो ये है किस तरीके से वहाँ तमाम लोग मिल रहे हैं और जो समस्याएं हैं बिहार की कि यहाँ इतना परिश्रम सब कुछ, लेकिन उनके लिए, खेलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अगर होती तो वो भी निकलते, वैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट के तमाम खिलाड़ी निकल रहे हैं, हरियाणा के तमाम खिलाड़ी निकल रहे हैं, दूसरे राज्यों के खिलाड़ी निकल रहे हैं। अब ये 20 साल का जो सुशासन है उसकी वास्तविक तस्वीर भी इस यात्रा के जरिए निकल कर बाहर आई है। हाँ बिल्कुल, सुशासन की पोल जो है समझ लीजिए आ जाए वो खुलकर सामने आ रही है। सड़कों की क्या सब बड़ा दावा किया था, सड़कें नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी कर दी, तो साफ निकल कर आ गया कि सड़कें जो है किस तरीके की हो रही हैं। और क्या शिक्षा की व्यवस्था है, वो क्या सागर कुमार या प्रेम सागर से मिले थे छात्र से, जो वैज्ञानिक बनना चाहता था, वो बता था कि सरकारी स्कूल में उनमें प्रयोगशालाएं नहीं है। इस तरह की सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये पोल लगातार खुलती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो एक चैलेंज दिया समीर जी कि हम आने वाले समय में ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने कहां कहां वोटों की चोरी की है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, और उसमें उन्होंने हरियाणा का भी नाम लिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी की और हाईकोर्ट का आदेश जो था वो भी नहीं माना गया। तो हम लोग सुन सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और वहां पर कई अन्य जगहों पर लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से वोटों की चोरी हुई है, यही कह रहे हैं राहुल गांधी कि अभी कई और इस तरह के बम फूटने बाकी हैं वोट चोरी को लेकर। खैर, सुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या कह रहे हैं। सबसे बड़े वोट चोर है, इसी वास्ते हमने प्रदर्शन किया। वोट चोरी का हर हथकंडा ये वोट चोरी कराते हैं। इलेक्शन कमीशन तो इनका बना हुआ है, जो ऑटोनॉमस होना चाहिए, फेयरनेस नहीं रही, उसके पे भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा में हुआ, 5 तारीख को पोलिंग हुई, 5 तारीख को 11:15 बजे इन्होंने एक फिगर दे दी, भाई इतनी % वोट पड़ी है। 6 तारीख को फिर दे दी,
7 तारीख की रात को फिर दे दी शाम को। मतलब 7% के करीब जो है वोटिंग 72 घंटे के अंदर 7% वोट बढ़ गई। जब सब कुछ डिजिटल है, 11:15 बजे तक सब खबर आ जाती है, तो 72 घंटे में ऐसे कैसे वोट बढ़ गई। और यही नतीजा आप देख रहे हो, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हरियाणा के पिछले 5 नतीजे आप निकाल के देखो। राहुल जी ने भी इसी बात हरियाणा का है कि सरकार उसी की बनी है जो पोस्टल बैलेट में जीतता है। हम 90 में 76 पोस्टल बैलेट में जीते हुए हैं, 76 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो जब इलेक्शन कमीशन का सवालिया निशान किया, मेरा कहना है ये चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जर्मनी जैसे, अमेरिका जैसे, दे रिवर्टिंग बैक टू बैलेट। वो भी वहां भी करते थे ईवीएम। तो ये वोट चोरी से हरियाणा की सरकार बनी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं। 10 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रहे अमलेंदु जी, और उनके लिए तो वास्तव में ये वोट चोरी एक कह लीजिए कि बड़ा मौका उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि जिस तरह के वहाँ जो खबरें आ रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत की, और यानी चुनाव से पहले जो खबरें आ रही थी, जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। और उसके पीछे भी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत को बताया जा रहा है। हमारे साथी इकरार जुड़े हैं, यात्रा में इस समय है, किस जगह पर सीवान में ये यात्रा है और क्या कुछ वो देख रहे हैं, उसके लिए हम सीधे चलते हैं उनके पास। जी इकरार, कहाँ हैं आप? पहले तो ये बताइए, और क्या कुछ चल रहा है इस यात्रा में, कल से लेकर आज तक आपने क्या देखा? इस समय हम जो यात्रा की शुरुआत है वो छपरा से हुई। सारण छपरा से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जहां से अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो इस यात्रा के साथ जुड़े। और उनके साथ जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम इंडिया गठबंधन के वो सभी नेता जो इस यात्रा में 17 अगस्त से जुड़े हैं, वो सभी नेता इस यात्रा में जो है वो जुड़े। लेकिन अब ये यात्रा सारण से निकलकर आरा पहुंच गई है। आरा में स्टेडियम में एक जनसभा होनी है, और उस जनसभा के बाद में इस यात्रा का आज समापन हो जाएगा। इसके बाद जब जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे, साथ ही अखिलेश यादव की भी संबोधन करने की संभावना है। उसके बाद राहुल गांधी जो है यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, और ये यात्रा कल एक दिन के विश्राम के बाद में फिर 1 तारीख को पटना से, 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान से ये यात्रा शुरू होगी। जी इकरार, तो यानी अब आज यात्रा का आखिरी दिन है, एक सभा होगी वहाँ पर आपने बताया। और किस तरीके से ये यात्रा, इसको अगर देखा जाए, जब सासाराम से शुरू हुई, आप लगातार कवर कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं, तमाम लोगों से भी मिल रहे हैं, यानी जो गठबंधन के नेताओं के अलावा और लोगों से, हम यही जानना चाहेंगे कि जो आम जनता मिल रही है उसका क्या कुछ कहना है इस यात्रा को लेकर। जैसा अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुनाया है, जो भूपेंद्र हुड्डा जिस बात को कह रहे थे वही यहाँ के लोग इस बात को भी कह रहे हैं। साथ साथ राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा में वोटों की चोरी हुई और किस तरीके से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से बेंगलुरु जो सेंट्रल है उसकी एक विधानसभा सीट से जो है करीब 1 लाख से अधिक वोट जो है वो फर्जी पाए गए। तो ये जो इस यात्रा का जो मकसद था कि लोगों को इस बारे में जागरूक करना कि किस तरह से बिहार में 65 लाख से अधिक लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। समीर जी, मैं आपको एक कल की घटना पे ले जाना चाहता हूं। कल जब ये यात्रा चल रही थी, उस समय जो गृह मंत्री अमित शाह का एक ट्वीट आया कि ये यात्रा वोट बचाओ, वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये घुसपैठिए बचाओ यात्रा है। और उसी के कुछ देर बाद में आपने देखा होगा कि 3 लाख जो चुनाव आयोग द्वारा 3 लाख वोटरों को नोटिस दिया गया है, और उन्हें बताया गया है कि वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अफगानिस्तान के हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जब एक डायरेक्शन मिलता है चुनाव आयोग को, तो वो उनकी बातों को सही करने के लिए जो है अपनी एक तरीके से संवैधानिक संस्था है तो अपना इस्तेमाल करता है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री के ट्वीट के बाद में इस तरह से अगर किया जा रहा है तो लोगों में जो है, अगर मैं बताऊं कि करीब 50 किलोमीटर हम अभी इस समय मीडिया ट्रक में है जिसमें तमाम मीडिया है, मेरे पीछे जो काफिला है
उसमें जीप में जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हैं, लेकिन करीब 40 से 50 किलोमीटर का ये काफिला रहा है। लेकिन इस काफिले में आप सड़कों के दोनों ओर लगातार 50 किलोमीटर तक अगर आप देखेंगे तो दोनों ओर जो है वो लोग खड़े हुए हैं, उम्मीदों से लोग खड़े हुए हैं और एक ही नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो नारा है फिलहाल बिहार में इतना पॉपुलर हो गया है कि बच्चा बच्चा इस बात को कह रहे हैं। हम जब लोगों से बीच में रुककर लोगों से जब सवाल करते हैं कि नीतीश बाबू इस बात का दावा करते हैं कि 50 लाख हमने नौकरियां दी है, अब हमने फैक्ट्रियां लगाई है, तो इस पर जो युवक हैं वो भड़क जाते हैं। उन्होंने कहा अगर नीतीश कुमार इतना ही अच्छा काम कर लेते तो हम लोग क्यों बिहार से दूसरे राज्य नौकरी करने जाते, और दूसरे राज्यों में हमारे साथ जो बर्ताव होता है वो भी सभी लोग देखते हैं। तो जो युवा हैं, युवाओं के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो तमाम जो एनडीए सरकार, जो बिहार में एनडीए सरकार है, उनके दावों की पोल खोलते लगातार नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि हर पार्टी हर यात्राओं के साथ कार्यकर्ता चलते हैं, लेकिन इस यात्रा में हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि आम लोग भी निकल कर आ रहे हैं, लोगों से बात कर मतलब अपनी बातें रख रहे हैं। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आज को अखिलेश यादव को देखने के लिए जो सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी है वो काबिले तारीफ है। जो सोचा नहीं होगा कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने जिस समर्थन का, उससे कहीं ज्यादा ये समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। इसी की एक बानगी आपने देखी कि कल किस तरह से जो बीजेपी ने बौखलाहट में सदाकत आश्रम स्थित जो कांग्रेस के दफ्तर बिल्कुल वो हमला किया। तो ये तमाम जो वो है वो बीजेपी नेताओं की बौखलाहट है। वो बार बार इस बात को, इस यात्रा को जो है राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि इस यात्रा का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये जो लोगों के अधिकारों पर हमला हो रहा है, संविधान के पर हमला हो रहा है, हम उसे बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किस तरह से जो संविधान, पहले आपका वोट छीना जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड छीना जाएगा और उसके बाद तमाम जो आपके अधिकार हैं वो छीने जाएंगे। तो जो लगातार राहुल गांधी इस संविधान की प्रति लेकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनका असर जो है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तमाम, अगर मैं फारूक से कहूँ तो फारूक विजुअल्स दिखाइए, ये तमाम जो करीब 50 किलोमीटर का हम इस मीडिया ट्रक में सफर कर चुके हैं। हर सड़क पर, हर नुक्कड़ पर यही नजारा है। लोग हाथों में तख्तियां लेकर अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस का एक मैसेज जो देना चाहते थी, वो मैसेज लोगों के पास पहुंच रहा है। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग ये बता रहे हैं कि हाँ, वोटों की चोरी हुई है। कई ऐसे लोग मिलते हैं। कल जब हम शाम को सीवान में थे तो वहाँ हम जब शूट कर रहे थे तो वहाँ एक महिला, बुजुर्ग महिला बीच में से निकल कर आई और उन्होंने कहा कि भैया मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा हाँ, आप तो जिंदा दिख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि लेकिन चुनाव आयोग ने मेरा ये कहकर वोट काट दिया कि मैं मर गई हूँ। साथ में उनके लड़के भी आए तो उन्होंने भी कहा कि वो तो नाम काट दिया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमने तमाम दस्तावेज दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। तो ये पूरे बिहार में जो 65 लाख वोट जो कटे हैं, ये सब जो है वो एक तरीके से जो राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार कि ये गलत तरीके से काटे गए हैं, बिना किसी वेरिफिकेशन के या बिना किसी डीएलओ के घर जाए हुए तमाम ऐसे लोग मिल रहे हैं। जी बिल्कुल इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने तमाम बातें बताई। और निश्चित तौर पर ये कहा ही जा रहा है कि इस यात्रा की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि आम जनता भी किस तरीके से वोट चोरी को लेकर खुद ही जागरूक है। और जागरूक क्या, वो SIR की पीड़ित है, वोट चोरी को लेकर उसको यह एहसास है कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग, बीजेपी मिलकर ऐसा कर रहे हैं। तो ये इस यात्रा की उपलब्धि रही। हमारे साथी जुड़े थे इकरार, लगातार इस यात्रा में बने हुए हैं। आज यात्रा का आखिरी दिन है और 1 तारीख को पटना में एक बड़ी जनसभा, पदयात्रा का वहां पर आयोजन हो रहा है। तो अमलेदु जी, जिस तरीके से आम जनता कनेक्ट हुई है इससे, और निश्चित तौर पर ये सही कह रहे हैं इकरार की इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं को भी ये एहसास नहीं रहा होगा कि इस तरीके से जनता इस मुद्दे पर आकर खड़ी हो जाएगी साथ में। हाँ बिल्कुल समीर जी, आप ठीक कह रहे हो। ये बात आपको याद होगा कि हम लोगों ने कल सुनवाई थी उनकी दीपांकर भट्टाचार्य की बाइट। दीपांकर भट्टाचार्य भी इसी बात को कह रहे थे कि हम लोगों को अंदाज नहीं था कि जनता इतना ज़्यादा जो है समर्थन हमको इस मसले पर देगी और लोग स्वतः स्फूर्त निकल कर आ रहे हैं, किसी को भी लाया नहीं जा रहा है, सब अपने आप आ रहे हैं। तो ये समीर जी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी का ये नारा जो है, जिसको राहुल गांधी बार बार कह भी रहे हैं कि ये घर घर में पहुंच चुका है, पूरे देश में पहुंच चुका है। बच्चा बच्चा जो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वोट चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा जो पहुंच गया
गया है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये नारा निश्चित तौर पे पहुंच गया है वोटर गद्दी छोड़। और ये चीज, ये नारा पहुंच चुका है और इसको लेकर जिस तरीके से ये तमाम उदाहरण भी आ रहे हैं सामने अमलेंदु जी, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने दिखाया, हम चाहेंगे उसको एक बार फिर दिखाएं। कांग्रेस पार्टी ने जो ये कहा है कि कैसे एक ही घर में 1000 से ज्यादा, 1000 के करीब मतदाता हैं। एक उदाहरण पहले दिया गया था वहां पर गया जिले का कि वहां एक घर में 947 वोटर हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि यह सिंबॉलिक मकान नंबर है और इन लोगों को जोड़ दिया गया, लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें ऐसे कई मकानों नंबरों का जिक्र है जिसमें बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने लिखा है इस ट्वीट में कि बिहार में वोट चोरी का खेल देखिए। मधेपुरा के रही जगतपुर के ऐसे पते हैं यानी एड्रेस हैं जिन पर 100 से ज्यादा वोटर हैं। वहीं 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन पर 50 से ज्यादा वोटर हैं, माफ कीजिएगा 500 से ज्यादा वोटर हैं। खास बात है कि बहुत से ऐसे घर हैं जो वजूद में ही नहीं हैं, लेकिन उन पर हजारों वोटर रजिस्टर हैं। ये वोट चोरी का खेल है जिसे नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर अंजाम दे रहे हैं। देश की जनता इस साजिश को समझ चुकी है और पूरी ताकत से कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़। तो कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है और कैसे जगह जगह के उदाहरण देकर बता रहे हैं, यानी पूरा का पूरा जो पोलिंग बूथ है, इसका मतलब कि एक पोलिंग बूथ एक ही परिवार के लिए बना है भाई। 1000 करीब 1100 वोटर है वहाँ पर, और इसको सीधे उससे अगर जोड़ा जाए अमलेंदु जी, जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान संजय राउत ने कहा था कि चुनाव आयोग के पास 40 लाख वोटर हैं, रिजर्व वोटर हैं, जिनका इस्तेमाल वो हर राज्य में जाकर करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे वोटर वहीं से आए हैं जिनका न मकान का वजूद है न मतदाता का वजूद है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, वोट देकर चले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं, अब चुनाव आयोग इसको मिसलीडिंग कहे, लगाए इस पर ठप्पा। जी बिल्कुल, वो तो जब से राहुल गांधी ने कहा है, इनको तगड़ी चुनौती दी, उसके बाद से मिसलीडिंग का ठप्पा ही बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आया, अब वो मिसलीडिंग कहे इसको कि ये मिसलीडिंग है, मकान नंबर 3 पर 1069 वोटर नहीं है, कहे चुनाव आयोग, बताए इसको। तो ये एक साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, और कल जो हम लोगों ने सुनवाया भी था, फिर भी सुनवाएंगे राहुल गांधी का वो वक्तव्य, कल जो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले बहुत ज्यादा उछल रहे हैं वोट चोरी पर, वो हम लोग फिर से सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या था कल। जी बिल्कुल, क्योंकि वोट चोरी पकड़ी गई है, सीधे तौर पर ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी ये कॉन्फिडेंस तब आ रहा है कि वोट चोरी पकड़ी गई है जब लोग खुद आकर वहां बता रहे हैं। और जहां पर ये वेरिफिकेशन किया गया था, जहां इन्वेस्टिगेट किया गया था महादेवपुरा में कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसका प्रेजेंटेशन दिया था राहुल गांधी ने, वहां के लोगों ने भी बताया होगा, तभी तो वो बातें सामने आई। 1 लाख से ज्यादा वोटर एक मतदाता, एक विधानसभा में जोड़ दिए गए, और किस तरीके से वहां बीजेपी के कैंडिडेट की लोकसभा में जीत हो जाती है। तो ये इस तरीके से वोट चोरी का खेल हो रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि वोट चोरी ये पकड़ी गई है, इसलिए खामोशी है। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है,
ये जो शब्द हैं, वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट, 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 वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तो ये सीधे तौर पर कहना है, और यात्रा के दौरान ये दिखाई भी पड़ रहा है किस तरीके से लगातार जो इस यात्रा में आम लोग जब जुड़े हैं उन्होंने वोट चोरी को लेकर क्या बातें कही। बहुत सारे लोग मंच पर भी आए और उन लोगों ने बताया, अपने अनुभव बताए, SIR किस तरह से किया गया है उसके अनुभव बताए, और ये सारे के सारे आरोप धीरे धीरे सही साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। और वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर वो बीजेपी के लिए खास तौर पर परेशानी पैदा करने वाली है, वैसे तो एनडीए के लिए, लेकिन एनडीए से भी ज्यादा, चूंकि ये आरोप सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, उनको प्रभावित कर रही है और चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा है। तो ये आरोप किस तरीके से हो रहे हैं और कैसे क्यों लग रहे हैं, लगातार उसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। कैसे एक मकान नंबर पर 1000 से ज़्यादा वोटर रजिस्टर्ड है, और इस तरह के केवल एक मकान नहीं है, बहुत सारे हैं, और उन पे भी जो एक ये आरोपों की पुष्टि कैसे होती है चुनाव आयोग के तर्कों को देखकर। चुनाव आयोग कहता है कि ये सिंबॉलिक है, मकान नंबर यूं ही डाल दिया जाता है, तो मकान नंबर भी यूं ही डाल दिया जाता है, नाम भी यूं ही डाल दिया जाता है, पिता का नाम भी XYZ और क्या क्या तरीके के नाम थे अमलेंदु जी जब ये पकड़ा गया था महादेवपुरा में। हाँ बिल्कुल इसी तरीके के XZP की यानी क्या क्या दिए हुए थे, पिता का नाम, माता का नाम, अपने आप लिख दिया गया, कुछ भी नाम लिख दिया गया था। ये सब देखने में आया। और समीर जी, अखिलेश यादव पहुंचे तो अखिलेश यादव ने भी बातचीत की है, और कल जिस तरीके से हमला किया गया था कांग्रेस के दफ्तर पर, उसको लेकर पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा ये कांग्रेस के संस्कार नहीं है जवाब देना, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो पप्पू यादव को भी हम लोग सुनेंगे और अखिलेश यादव को भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, सुनते हैं पहले अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में वो भी शामिल हुए हैं और क्या उनका कहना है। और इसमें आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, वो भी नेता जिनकी पार्टियां बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो अखिलेश यादव को सुनते हैं क्या कहना है उनका। बिहार की जनता को, बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है, और इस बार जो बिहार की आवाज सुनाई दे रही है विशाल, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया। विशाल मेरे पे मत चढ़ा भाई। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल करके चुनाव आयोग की SIR बनाने का काम किया है। तो ये अखिलेश यादव वो भी वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे हैं। आज आखिरी दिन है और 1 तारीख को बड़ा एक वहां पर पदयात्रा और सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और इसको लेकर जिस तरीके से सीधे कह रहे हैं कि ये बीजेपी को बाहर करने वाली ये यात्रा है। और यात्रा में जिस तरह से लोग वोट चोरी को लेकर जो जागरूकता देखी गई, लोगों का जो उत्साह देखा गया, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। लगातार घिरा हुआ है अमलेंदु जी चुनाव आयोग, लेकिन अजीब अजीब तर्क भी दे रहा है जो वोट चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं। हाँ, अजीब अजीब तर्क भी दे रहा है समीर जी। और इस बीच खबर ये आई है कि चुनाव आयोग की जो शुद्ध बिहार मतदाता सूची है उसमें केवल 15 निर्वाचन क्षेत्रों में संदिग्ध दोहरे मतदाताओं के
67,826 मामले जो हैं वो समान पहचान पत्रों के साथ दर्ज किए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि उसने डुप्लीकेट मतदाताओं को हटा दिया है। इसको लेकर इस खबर को शेयर करते हुए द रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, उसकी ये खबर है, उसको शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया है, वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। पवन खेड़ा क्या लिख रहे हैं समीर जी? बिल्कुल, पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि हर दिन चुनाव आयोग के दावे और विश्वसनीयता ध्वस्त होती जा रही है। ये रिपोर्ट चुनाव आयोग के ढिंढोरा पीटती है और खबर यह है कि चुनाव आयोग की शुद्ध बिहार मतदाता सूची में केवल 15 निर्वाचन क्षेत्रों में संदिग्ध दोहरे मतदाताओं के 67,826 मामले समान पहचान पत्रों के साथ दर्ज किए गए हैं। यानी एक ही जो आइडेंटिटी कार्ड है उसी पर वो दर्ज किए गए हैं। एक ही मकान पर हजारों वोटर, एक ही आइडेंटिटी कार्ड पर कई सारे वोटर। ये सारा कुछ क्या हो रहा है? यही मनमानी करने का आरोप लगाया है विपक्ष ने SIR के जरिए और ये मामला गया हुआ है कोर्ट में। लेकिन जो कल की घटना हुई, कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, उसको लेकर भी जबरदस्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। सुनते हैं पप्पू यादव का क्या कहना है, पूर्णिया से सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी से इससे ज्यादा क्या उम्मीद? अब तो अटल जी वाली बीजेपी है नहीं, बीजेपी है चंगेज खां, हिटलर, जार से भी ज्यादा क्रूरतम वाली। तो दुनिया की सोच है, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। और आप क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे? समाज को तोड़ो, देश को तोड़ो। इन्हें कोई विचारधारा तो है नहीं, इन्हें कोई देश के और संविधान को लेकर के तो कोई सोच है नहीं, लोकतांत्रिक सोच है नहीं, मूल्यों के लिए तो ये जीते नहीं है। तो आप इस बात को समझिए, डरावना वक्त है ये। इन लोगों ने कितनी गालियां दी नेहरू जी को, इंदिरा जी को, क्या नहीं कहा, क्या विदेशी क्या नहीं बोले राहुल जी के माँ को, मम्मी सोनिया जी के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है इन लोगों ने। सदन में सोनिया जी, राहुल जी के बारे में अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, आप हमको जरा सा बताओ। हैं? खून का पता नहीं है, ये जब बकवास करते रही है। और किसी मंच पर किसी ने बोल दिया, ये प्लांट किया। ये सब चीज से जब डरने लगा कि राहुल गांधी की सच्चाई और आंधी से अब बच ही नहीं सकते, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता। अरे तुम गाली देते हो सारे बिहारियों को, DNA गाली दिया तुमने नीतीश कुमार को, पूरे बिहार के DNA को गाली दिया। फिर मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार को तुमने क्या नहीं गाली दिया महिलाओं के बयान पर? हैं? तुम बिहारी को पिटवाते हो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, आसाम में। क्या बात ये इन लोगों से यही एक्सपेक्टेशंस करिएगा कि हर चीजों को प्लांट करके EVM से की लड़ाई जब शुरुआत हो गई, वोट अधिकार की लड़ाई शुरुआत हो गई, तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है जवाब देना, हमला करना। हमारे राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के रास्ते मरने का जज्बा रखते हैं। कितना लाठी चलाओगे यार? आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, कितना मारोगे? आप जवाब दो ना। लेकिन एक बात मैं बीजेपी के उदंड लोगों को, बीजेपी के पार्टी को नहीं, बीजेपी के लठैत को और उदंड लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये मैं आज आपको बताऊं। ये जिस तरह से जो कल हमला हुआ था उस पर कह रहे हैं और सीधे ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पूरी बीजेपी के उद्दंड लोगों को, हाँ बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के उद्दंड लोग हैं उनको कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये साफ तौर पर क्योंकि ये भी है अमलेंदु जी, कार्रवाई जब होती है ऐसे लोगों पर तो बीजेपी उनको फ्रिंज एलिमेंट भी बता देती है। कई बार ऐसा भी हुआ है। वो तो अपने आधिकारिक प्रवक्ता को भी फ्रिंज एलिमेंट बता देती है। वो तो कल कहिए मोदी जी को फ्रिंज एलिमेंट ना बता दे, अमित शाह को ना बता दे, तो ये तो बीजेपी के अपने कारस्तानियां हैं। खैर वो है, लेकिन साफ तौर पर कल जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसने अपनी गुंडई जो है वो प्रदर्शित की है। साफ तौर पर यही कहा जी बिल्कुल। उसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और काफी कुछ उस घटना को लेकर बीजेपी घिरी हुई है।
है और घिरी हुई है सरकार, क्योंकि कानून व्यवस्था का इतना जीता जागता उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा कि वहां पर हमले होते रहे और पुलिसकर्मी या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी कोई वहां मौजूदगी नहीं थी, और जो थे भी दो चार वो उसमें कुछ कर नहीं पा रहे थे। खैर इस तरह से, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा की जो उसकी सफलता है, जिस तरह से आम लोग, बिहार के लोग जुड़े हैं, उसको देखकर इंडिया गठबंधन उत्साहित है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी में बेचैनी भी देखी जा रही है और वोटर अधिकार यात्रा को इसीलिए घुसपैठिया अधिकार यात्रा बताया जा रहा है। और यह कहा भी जा रहा है कि अगर घुसपैठिए हैं तो फिर उनको रोकेगा कौन और बाहर कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कई उदाहरणों से वो पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। चुनाव आयोग जो तर्क भी दे रहा है वो तर्क बिल्कुल कहीं से भी तार्किक नहीं लग रहे हैं। चुनाव आयोग के तर्क आगे होता क्या है उस पर रहेगी हमारी निगाह, और बने रहिए डीबी लाइव के साथ। तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, विश्लेषण के लिए इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।